MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कैसे इस समय नेपाल में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कैसी तैयारी की जा रही है। ये देख रहे हैं आप नेपाल में क्या तैयारी की जा रही है। ये आप देखिए, साजिश है और कहा गया है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। देखा आपने, गोली चलाई जा रही है, लेकिन कैसे गोली के बाद आगजनी हो गई ये देख रहे हैं आप। और यहां पर अभी भी गाड़ियों में आग लगाई जा रही है और सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। आगजनी हो रही है और गोली लगने से देखिए जरा, ये छात्र जो हैं सड़कों पर गिर रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए कैसे एकाएक गोली चलने के बाद छात्र सड़कों पर गिर रहे हैं। एम्बुलेंस वाला, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस वाला, एम्बुलेंस। कैसे छात्रों को गोली लगी और उसके बाद देखिए गुस्सा बढ़ गया। जो बैरिकेड लगाए गए थे वो छात्रों ने तोड़ दिए और इसके बाद कूच किया है संसद की तरफ। दिखाइए जरा कैसे बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है। ये छात्र कई बार रोका गया लेकिन रुकने को तैयार नहीं थे। बताता हूं, ये आप देखिए जरा कैसे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जब ये संसद की तरफ बढ़े तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। इधर से गोलियां चल रही थी और उधर से पत्थर बरसाए जा रहे थे। देखिए जरा।
ये पत्थरबाजी हुई और फोर्स को पीछे हटना पड़ा और उसके बाद ये संसद के अंदर घुस गए प्रदर्शनकारी। ये पहला मौका है दर्शक, पहली बार ये सभी संसद के अंदर घुस गए हैं और इस तरह का प्रदर्शन नेपाल में हुआ है। देखिए जरा कैसे इन्होंने तोड़फोड़ की है और एक प्रदर्शनकारी झंडा लेकर खड़ा हो गया और ये जितने भी प्रदर्शनकारी हैं सब स्टूडेंट हैं। देखिए जरा सडकमा उत्रेका थिए। उनीहरूले अन्ततः संसद भवन भित्रै युवा विद्यार्थीहरू जेन्जी पुस्ता जो सडकमा उत्रेका थिए। उनीहरूले अन्ततः देखा ये जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है और इसे लेकर अब भी नेपाल में तख्ता पलट की तैयारी हो सकती है। देख रहे हैं आप, क्योंकि पुलिस की फायरिंग में कई छात्र घायल हो गए। देखिए अब इस छात्र को उठाया जा रहा है, दिखाइए। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए कितने प्रदर्शनकारी और ये टॉप एंगल से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी अभी भी सड़कों पर ये छात्रों का हुजूम है और इनका कहना है कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो हिंसा जारी रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूं जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मांग क्या है। देख रहे हैं आप, ये हाथों में पोस्टर लिया है। कोई कह रहा है कि करप्शन नहीं चलेगा, कोई कह रहा है कि ये अमेरिकी दलाल है, ये सरकार जो है अमेरिका की दलाल है। सोचिए आप, और ये जेनजी हैं। कोई कह रहा है कि हमें सोशल मीडिया चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। कई सारे बैनर पोस्टर पर लिखा हुआ है कि हमारा भविष्य खतरे में है और हमें करप्शन से आजादी चाहिए और सोशल मीडिया की भी आजादी चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस समय प्रदर्शनकारी जब हिंसक हो गए तो सरकार क्या कर रही है। सरकार ने सेना को तैनात कर दिया है। काठमांडू की सड़कों पर नेपाली सेना के जवान ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने अब मोर्चा संभाल लिया है और अगर कोई गलती की तो अब सेना जबरदस्त प्रहार करने वाली है। और अब मैं आपको बताता हूं इस पूरे हिंसा को लेकर भारत को क्यों चिंता करनी चाहिए। भारत भी चिंतित है दर्शकों। ये देख रहे हैं, भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल है। नेपाल से पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हिंसा हो चुकी है, लेकिन नेपाल में हुई हिंसा की तस्वीर मैं आपको बताता हूं कहां कहां पर हिंसा हुई है। ये देखिए, ये पूरा नेपाल का क्षेत्र है जहां पर आप देख रहे हैं पोखरा है, काठमांडू है, इटहरी है, भरतपुर है, बीरगंज है और विराटनगर है। और यहां पर हिंसा बताने के लिए काफी है। क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं की जा रही? रिपोर्ट दिखाता हूं। क्या नेपाल में साजिश रची जा रही है? क्या नेपाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है? क्या नेपाल और बांग्लादेश के बहाने भारत में अशांति फैलाने की कोई चाल है?
नेपाल में हिंसा की इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए श्रीलंका में तख्ता पलट किया गया। सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई। अब सोशल मीडिया पर पाबंदी के नाम पर नेपाल में प्रदर्शन हो रहा है। जिस सोशल मीडिया पर अमेरिकी कंपनियों का पूरा कंट्रोल है और अमेरिका इन दिनों भारत के खिलाफ है। नयाँ जेनेरेसनको आन्दोलन हो र नेपालमा नयाँ दास प्रथाको सुरुवात गरिएको छ। डाइरेक्ट गोली आयो भित्रबाट अहिले पनि तुरन्त गोली चलिरहेको आवाज आइरहेको छ। पिसफुल प्रोटेस्ट गर्ने भनेर हामी प्लान गरेर आएको थियौँ। यहाँ साथीहरू हामी यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ नराम्रो एकदम नराम्रो इन्सिडेन्ट, यहाँ पुलिसहरूको मिसबिहेभ हेर्न सकिन्छ यहाँनिर। तो सवाल ये कि क्या नेपाल का ये आंदोलन केवल नेपाल की चिंता है? क्या इसका असर केवल नेपाल पर होगा या भारत को भी अलर्ट रहना होगा? क्योंकि देश में किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया का असर दिख चुका है। हालांकि शुरुआती कारण सोशल मीडिया पर पाबंदी और नेपाल सरकार का भ्रष्टाचार दिखता है, लेकिन जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो होता है वो दिखता नहीं। देखा दर्शकों, यानी पूरी तैयारी है नेपाल में तख्ता पलट की, लेकिन कैसे ये बवाल हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, इधर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और इधर प्रदर्शनकारी। नेपाल में आज दोपहर से कोहराम मचा हुआ है दर्शकों। राजधानी काठमांडू में आज जबरदस्त हिंसा हुई है। खबर है कि अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और पुलिस और सेना की कार्रवाई में 200 से ज्यादा युवक घायल हैं। घायलों में कुछ को मामूली चोट है तो कई की हालत गंभीर है। दरअसल केपी शर्मा ओली के खिलाफ आज युवा सड़कों पर उतर आए हैं और इन युवाओं ने, देख रहे हैं आप, सेना के सामने खड़े हो गए। ये जेनजी प्रदर्शन नाम दिया है इन युवाओं। जेनजी यानी प्रदर्शन में शामिल सभी युवा 18 से 30 साल तक हैं, जिनका सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ झलक रहा है। सोशल मीडिया पर पाबंदी ने आग में घी डालने का काम किया, इसलिए हाथों में ये बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ निकल गए। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर जबरदस्ती संसद भवन में घुस गए। नेपाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है दर्शक, जब प्रदर्शनकारी संसद के अंदर चले गए, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। पानी की बौछार भी की गई, जैसा आप देख रहे हैं। लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और कई गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। बड़ी संख्या में युवकों की मौत भी हो गई है, कई घायल हैं, जिसके बाद संसद भवन के आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम निवास के आसपास भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों को देखते हुए गोली मारने का आदेश दिया है कि अगर कोई प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो गोली मार दो। प्रदर्शनकारियों के हिंसक हो जाने के बाद सरकार ने एक आपात बैठक भी बुलाई है और इसके लिए पूरी तैयारी भी की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे प्रदर्शनकारी हिंसा के बाद उग्र हो गए और वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। नयाँ जेनेरेसनको आन्दोलन हो र नेपालमा नयाँ दास प्रथाको सुरुवात गरिएको छ। देशमा भएका युवालाई विदेशमा बेच्ने, श्रमको नाममा विदेशमा बेच्ने। एकछिन अगाडि म उभिरहेको ठाउँमा स्वाट गोली गरेर मेरो पछाडिको साथीले हातमा यी पुरा हात उडिसक्यो। पुरै गोली लाग्यो, गोली डाइरेक्ट गोली आयो भित्रबाट अहिले पनि तुरन्त गोली चलिरहेको आवाज आइरहेको छ। सुनिरहेको छौँ हामी। यो संसद भित्रबाट डाइरेक्ट गोली किन, मेरो साथी उ अगाडि त्यहाँ उभिरहेको बेला डाइरेक्ट टाउकोमा गोली हानेछ। यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ अब पिसफुल प्रोटेस्ट गर्ने भनेर हामी प्लान गरेर आएको थियौँ। यहाँ साथीहरू हामी यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ नराम्रो एकदम नराम्रो इन्सिडेन्ट, यहाँ पुलिसहरूको मिसबिहेभ हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर जबरजस्ती युवाहरूलाई गोली हानिरहेको छ। यो पिसफुल प्रोटेस्टको यो अलिकति पनि होइन। यो माथिबाट बसेको मान्छेहरूले यस्तो गर्न पाउँदैन। यो के कसो, यो एकदम गलत भइरहेको छ यहाँनिर। अब प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारे पास रोजगार नहीं है और सोशल मीडिया बैन हो गया, इसलिए वो उग्र हो गए। लेकिन इसे लेकर सरकार क्या कह रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। मैसेज मुझे पता चला है कि जेन जेड रिवेलियन की प्लानिंग हो रही है। हम प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हैं। हम कानूनहीनता, घमंड और हमारे देश को नीचा दिखाने के खिलाफ हैं। 1 साल से हम सोशल नेटवर्क को बता रहे थे
नेपाल के कानून के तहत रजिस्टर करो, टैक्स दो और जवाबदेह बनो। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, हम तुम्हारे संविधान को नहीं जानते। फिर बुद्धिजीवी शिकायत करते हैं 4 नौकरियां चली गईं। लेकिन क्या 4 नौकरियां राष्ट्रीय आत्मसम्मान से बड़ी हैं? आत्मसम्मान के लिए शायद 4 नौकरियां 4 दिन के लिए चली जाएं, लेकिन नई नौकरियां आएंगी। वे एक साथ ऑपरेटर, मैनेजर और कंज्यूमर नहीं बन सकते। अब मैं आपको बताता हूं, यहां सरकार की मुश्किल खड़ी हो रही है। और हाल ही में आपने केपी शर्मा ओली को देखा था, चाइना गए और चाइना में विक्ट्री परेड में शामिल हुए थे। लेकिन एकाएक नेपाल में हिंसा अमेरिका की तरफ भी इशारा करती है। अब आपको तस्वीर हम दिखाते हैं कि कैसे पोखरा में नेपाल की सड़कों पर आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी अब भी आ गए और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों पर काम नहीं किया जाएगा, इसको लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ये पोखरा की तस्वीर दर्शकों आप देख रहे हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं अलग अलग इलाकों की, कैसे नेपाल में प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आप देखिए इटहरी की तस्वीर है, इटहरी नेपाल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और यहां पर देखिए आप कितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आ गए। और ये प्रदर्शनकारी अभी थमेंगे नहीं, अभी रुकेंगे नहीं। और इसे लेकर सबसे बड़ा सवाल ये कि नेपाल में आग कैसे लगी, किसने लगाई, क्यों लगी, इसके कई सारे कारण हैं दर्शकों। और मैं आज आपको एक एक तस्वीर के माध्यम से बताता हूं कि क्या कारण है। सरकार ने 4 सितंबर को सोशल मीडिया को बैन कर दिया और ओली सरकार ने 26 मीडिया साइट्स को बैन कर दिया है। इनमें ज्यादातर मीडिया साइट्स अमेरिकी हैं दर्शकों। आईबी मिनिस्ट्री ने इन्हें रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने निर्देश दिया। सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए 1 हफ्ते का समय भी दिया। 28 को नोटिस दिया था और 2 सितंबर तक पंजीकरण कराना था, लेकिन किसी भी अमेरिकी साइट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। लेकिन चीन की सोशल मीडिया साइट्स ने सरकार का आदेश माना, जिसके बाद सरकार ने कहा कड़ा फैसला लेते हुए कि अमेरिका की साइट्स को हम बैन करते हैं। अब कौन कौन सी साइट्स बैन है देखिए आप। एक्स बैन कर दी गई है, रेडिट बैन कर दी गई, यूट्यूब भी बैन कर दिया गया है, फेसबुक मैसेंजर भी बैन किया है, फेसबुक को भी बैन कर दिया है और इंस्टाग्राम जो आप देख रहे हैं इसे भी बैन कर दिया है। लिंक्डइन जहां पर लोग नौकरियां ढूंढते हैं वो भी बंद कर दिया है और जिस पर व्हाट्सएप पे मैसेज किए जाते हैं वो भी बंद है। पिंटरेस्ट पे लोग तस्वीरें शेयर करते हैं वो भी बंद है। स्नैपचैट पर भी कई युवाएं, सिग्नल प्लेटफॉर्म पर भी कई युवाएं इसे भी बैन कर दिया है और इंस्टाग्राम के थ्रेड्स को भी बैन कर दिया है, वीचैट भी बैन कर दिया गया है और क्वोरा जैसे साइट्स जहां से लोग जानकारी जुटाते हैं उसको भी बैन कर दिया है। लेकिन कौन कौन सी चालू है अब ये भी जान लीजिए। चीनी टिकटॉक चालू है और रशिया का टेलीग्राम भी वहां पर चल रहा है, निम्स ये भी चालू है, वाइबर भी चाइना का है ये भी चल रहा है, वी टॉक भी वहां पर चालू है और ये साइट्स चालू हैं। लेकिन बावजूद इसके ये विरोध तेज किया जा रहा है और इसे लेकर किस तरह की तैयारी है, कर्नल टीपी त्यागी से हमने बातचीत की है, सुनिए जरा। नेपाल के महत्वपूर्ण शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थितियाँ हैं वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं की भावनाओं को समझने के बजाय युवाओं की भावनाओं को कुचलने की कोशिश की गई। नेपाल की सरकार को तुरंत ही ये जो बैन है हटाना चाहिए। वहाँ के छात्रों के साथ, वहाँ पे जो जिंजी है उसके साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। अभी बांग्लादेश में हमने स्थितियाँ देखी थी, बांग्लादेश में लोकतंत्र किस तरीके से ख़राब स्थिति में पहुँच गया है और अब नेपाल के अंदर भी अगर इसी तरीके के लोकतंत्र के ऊपर खतरे आते रहे तो नेपाल का भविष्य भी अंधकार में बन जाएगा। एक लंबे संघर्ष के बाद जो वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई थी वो खतरे में पड़ जाएगी और ये नेपाल के पूरे राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होगा, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे साउथ एशिया के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और इसका जो एक्सप्लॉयटेशन बड़ी महाशक्तियाँ जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं और अथॉरिटेरियन जो राष्ट्र हैं उसको उठाने की कोशिश करेंगे और तभी जाकर के सिचुएशन बैक टू नॉर्मल होगी। नेपाल में 26 सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रतिबंध लगा देना, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश 1 साल पहले ही दे दिए थे और भ्रष्टाचार जैसी जनरल समस्याओं को लेकर अचानक इतने सारे युवाओं का
काठमांडू की सड़कों पर आ जाना इंक्लूडिंग गर्ल्स पर ये बाई चांस। देखा आपने, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन ये पूरा विवाद दर्शकों सोशल मीडिया को लेकर ही हुआ है और सोशल मीडिया पर कैसे हंगामा मचा हुआ है और वहां पर क्या हो रहा था जो इतना बवाल हो गया, मैं आपको दिखाता हूं। जो सोशल मीडिया रील्स बनाने के लिए होती है, वहां पर देखिए ये आर्मी के जवान भी हैं, नेपाल की सेना में, ये भी रील बना रहे हैं और यही लोग प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। लेकिन और भी कई तरह की रील्स बनती हैं सोशल मीडिया पर, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ लोग मनोरंजन के लिए रील बनाते हैं, देखिए जरा। और नेपाल का कहना है जितने भी युवा हैं कि ये उनके रोजगार का एक बड़ा साधन है। विक्रम धनुष हूं मैं। ब्रांड 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 ब्रांड। देखा आपने दर्शकों, यानी युवा इस समय रील बना रहे हैं और उनका कहना है कि जो रील बंद कर दी गई है ये सरकार ने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। आइए आपको बताते हैं कौन कौन इनके सपोर्ट में आ गया। ये देख रहे हैं आप, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, ये नेपाली अभिनेता है, ये प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में आ गए। उन्होंने कहा मैं रोज सोचता था ये सड़क इतनी जल्दी क्यों खराब हो गई है, लेकिन युवा सिर्फ सोचते नहीं सवाल पूछते हैं। यहां क्यों टूटी है, कैसे और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये एक उदाहरण है। युवा सिस्टम के खिलाफ नहीं है बल्कि नेताओं की गलतियों के खिलाफ है। मदन कृष्ण श्रेष्ठ नेपाल के बड़े अभिनेता हैं और अभिनेता, निर्देशक और फिल्म निर्माता भी हैं। मदन कृष्ण को कॉमेडी किंग भी कहा जाता है। और एक और अभिनेता है हरिवंश आचार्य, उन्होंने कहा मैंने नेपाल के हर दौर को देखा है, आवाजें दबाई गई, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया गया और सत्ता का लालच चरम पर है। हर दिन हजारों युवा विदेश में काम करने के लिए मजबूर होते हैं, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, नेपाल माता रो रही है, युवा देश भविष्य हैं और उनके सपने नेपाल के सपने हैं। लोगों का गुस्सा इस वजह से बढ़ रहा है, युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए, भ्रष्ट अधिकारियों को जवाब देना ही होगा। हरिवंश आचार्य भी नेपाल के बड़े अभिनेता हैं और हास्य, व्यंग्य और तीखी टिप्पणियों के लिए मशहूर हैं और मदन कृष्ण के साथ हरिवंशा की जोड़ी काफी मशहूर रही है। दोनों को नेपाली कॉमेडी की महाजोड़ी भी कहा जाता है और ये अब ओली सरकार के विरोध में आ गए हैं। कुछ और लोग हैं जो सोशल मीडिया के जरिए मैसेज दे रहे हैं, उनका कहना है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो ठीक नहीं है। And then live gunfire. At least 10 people are already dead and 100 plus are injured. Among them, one was a student wearing school uniform shot dead on the street. The UN Basic Principle on the Use of Force and Firearms states that lethal force can only be used as. लेकिन ऐसा क्या हो गया? क्या सोशल मीडिया बंद हो जाएगा तो खाने को रोटी नहीं मिलेगी? यही तो पूरी दुनिया सोच रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। सोशल मीडिया अब जीवन की सच्चाई बन गई है और इसी सच्चाई का फायदा ये आप देख रहे हैं ऐसी रील बनाने वाली कंपनियां उठाती हैं। फायदा उठाने वालों में ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां हैं जो दूसरे देशों के नियम कायदे को ठेंगा दिखाती हैं। नेपाल में भी अमेरिकी सोशल मीडिया साइट्स काम कर रही हैं, ऐसी रील बनती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार के आदेश को नहीं मान रही, क्योंकि उन्हें पता है कि आज का युवा बगैर इसके रह नहीं सकता। नेपाल के लोगों के लिए सोशल साइट्स की और भी ज्यादा जरूरत है। युवाओं का क्या कहना है? युवा कह रहे हैं कि ये रोजगार है हमारे लिए, क्योंकि नेपाल में रोजगार नहीं है और सोशल मीडिया उनके लिए एक आय का जरिया बन गया है। ज्यादातर युवा इसी से कमाई करते हैं, उनकी आय पर खतरा है, इसलिए ये लोग गुस्से में हैं। दूसरे कह रहे हैं कि मनोरंजन का साधन है, सोशल मीडिया बड़ा साधन बन गया है, युवा वर्ग के लिए मनोरंजन काफी मायने रखता है। बेरोजगारी के आलम में गम भुलाने के लिए क्या करेंगे? रील देखेंगे। अब सोशल मीडिया पर अचानक पाबंदी से ये लोग गुस्से में आ गए हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग विदेश में रहते हैं और परिवार से जुड़ने का एकमात्र जरिया सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया से ही वो परिवार से कनेक्ट कर पाते हैं। अचानक इस तरह की पाबंदी उनके लिए मुश्किल बढ़ाने वाली है और दुनिया मुट्ठी में है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर कई लोग हैं जो कहीं नहीं है, वो भी सोशल मीडिया पर मिलता है। दुनिया में कहां क्या हो रहा है यहां पर सब मौजूद रहता है। सूचना क्रांति के जमाने में
इसे रोका नहीं जा सकता। ऐसे में सरकार के फैसले से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। करियर प्लेटफॉर्म, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि सोशल मीडिया नॉलेज का भी प्लेटफॉर्म भी है और आजकल पढ़ाई लिखाई भी इसी के जरिए लोग करते हैं। नौकरी, कारोबार भी इसके बिना नहीं हो पाता। इन्हीं का फायदा मीडिया कंपनीज उठाती हैं और सरकार के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन करती हैं। उन्हें पता है कि सूचना के प्रवाह की क्या अहमियत है, क्योंकि सोशल मीडिया से लोगों की राय प्रभावित होती है और लोकतंत्र में लोगों की राय की अहमियत होती है। इसलिए सरकारें उनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठा पाती। इसलिए ये कंपनियां अपने और अपने देश के हित में काम करती हैं या आपके देश के हित में काम नहीं करेंगी। सोशल मीडिया दूसरे देश में अघोषित सरकार जैसा व्यवहार भी करने लगे हैं। इसका उदाहरण हमें कई देशों में देखने को मिला। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कैसे नेपाल में पहले राजशाही हुआ करती थी। देख रहे हैं आप, ये नेपाल के राजा हैं, ये उनका पूरा परिवार है, ये रानी है। पहले नेपाल में राजशाही हुआ करती थी, लेकिन विरोध हुआ और उसके बाद सरकार बदल गई। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। सरकार जब बदली तब कहा गया कि हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, राजशाही को वापस लाया जाए। इसको लेकर भी थोड़े दिन पहले ही प्रदर्शन हुआ था, तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र का भी विरोध किया जा रहा है। तो नेपाल में ऐसा क्या होता है कि एकाएक हंगामा होने लगता है? आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। नेपाल में पहले राजशाही थी दर्शकों। 2008 में नेपाल में लोकतंत्र आ गया। राजशाही, ये आप देख रहे हैं राजा नेपाल के ज्ञानेंद्र, राजशाही को खत्म कर लोकतंत्र अपनाया गया। लेकिन यहां लोकतांत्रिक सरकारें असफल रहीं। नेपाल में अब तक 17 साल में 13 सरकार बन चुके हैं और नेपाल की कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। कोई भी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप से बच नहीं पाई। कि तमाम जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो दिख रहे हैं। नेपाल में गुस्से की वजह से सरकार फेल भी हो गई और पिछले 1 साल में नेपाल में भ्रष्टाचार 58% बढ़ गया। 50% भ्रष्टाचार के मामले पीएमओ और राष्ट्रपति के कार्यालय से जुड़े हुए। इसलिए मार्च में भी राजशाही को लेकर यहां जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था और वहां प्रदर्शन के बाद भी हंगामा हुआ था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, इसको लेकर आज हमने वरिष्ठ पत्रकारों से बात की कि आखिर ये प्रदर्शन कहां जाएगा, नेपाल में क्या होगा। सुनिए जरा। संचार मंत्री जिन्होंने ये सोशल मीडिया को निष्क्रिय करवाया है, बैन लगाया है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो सरकार खुद ये समझ रही है सुरक्षा में उनकी स्थिति कमजोर है, वो पॉपुलर नहीं रह गए हैं, उनको सुरक्षा चाहिए, पुलिस उनकी जान बचा के रखेगी। तो इस परिस्थिति को उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिए था। अपनी ही जनता से डर करके छुपना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति क्या बन गई है। और ये आक्रोश जो है ये किसी एक विषय का नहीं है। सामाजिक संजाल जो है वो विस्फोट का सिर्फ परिणति दिख रहा है। इसकी सारी परिस्थितियों का तैयारी जो है वो बहुत लंबे समय से चल रहा है। सरकार अस्थिर है। जो ओली साहब की जो वहां छवि है जनता की नजर में, वो आम लोगों से बात करिए तो होते हैं ये किसी सरकार को चलने नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं मोल भाव करके बन जाते हैं। बेरोजगारी है, सरकार भी बदल सकती है, लेकिन अब 3 बार देउबा साहब प्रधानमंत्री रहे, उनसे भी समाधान नहीं हुआ, वो भी सरकार चली गई है। प्रचंड प्रधानमंत्री रहे, वो भी सरकार नहीं चली है। तो अब नेपाल मुझे लग रहा है कि एक विकल्प की तलाश कर रहा है। देखा आपने। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। खबर यह है कि अखिलेश यादव जेल जा सकते हैं। लेकिन यह खबर कहां से आई और ऐसा क्या योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया, आज आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले आज योगी आदित्यनाथ ने एक इशारा कर दिया है कि जो भी गड़बड़ी करेगा उसे सरकार जेल भेजेगी, फिर चाहे वो कोई भी हो और किसी भी परिवार से जुड़ा हुआ हो। अगली तस्वीर दिखाइए। क्या अखिलेश यादव की तरफ इशारा है? क्या अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा योगी के रडार पर आ गया है? यह मामला क्या है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इशारा क्या इसी ओर किया है? सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है, शिवपाल यादव भी है, क्योंकि ये भी सरकार में बहुत बड़े मंत्री थे और जब तक अखिलेश की सरकार रही शिवपाल ने भी कई बड़े मंत्रालय को संभाला है। सिर्फ शिवपाल यादव नहीं, उनके भाई धर्मेंद्र यादव ये भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। तो आखिर क्या पूरे परिवार पर इस समय तलवार लटक रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया है। लेकिन आपको मामला समझाता हूं, तस्वीर दिखाइए। मामला है दर्शकों पुलिस भर्ती का, जो 2015 में हुई, लेकिन उसमें घोटाले के आरोप लगे
और 2015 में सरकार किसकी थी? अखिलेश यादव की थी। लेकिन आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में जांच करेगी अब सीबीआई, और जब सीबीआई जांच करेगी, सरकार ने फ्री हैंड दिया है, तो इसका सीधा मतलब आप समझिए, क्या अखिलेश यादव 2015 में जो घोटाला हुआ उसे लेकर जेल जाने वाले हैं, और इसका आदेश योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। अब सीबीआई जांच करेगी, तो सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा फंस गया है। दिखाता हूं आपको। बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। बीजेपी किसी भी नेता को जेल भेज सकती है। क्या अखिलेश यादव को जेल भेजने की तैयारी हो गई है? क्या 2015 पुलिस भर्ती बनेगी अखिलेश की सबसे बड़ी भूल, या यूपीएससी भर्ती घोटाले का चिन्ह पहुंचाएगा अखिलेश को जेल? योगी ने किस फैमिली को जेल भेजने वाली फाइल पर साइन कर दिया है? क्या योगी की फाइल में दर्ज हो गया है अखिलेश यादव का नाम? नौकरी का चक्कर, क्या जेल में चक्की पीसेंगे अखिलेश यादव? 2017 के पहले हुआ होता तो चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल गए होते। आप एक व्यक्ति ले आओ मेरिट की भर्ती का, एक व्यक्ति जिससे पैसा लिया हो। अखिलेश की जुबान पर पहली बार जेल जेल सुनाई दे रहा है, तो योगी के तेवर भी सैफई फैमिली के फेवर में नहीं है। योगी का ऐलान है, सीबीआई के हाथ में कमान है, बिना नाम लिए मैसेज है, सैफई वाले महाभारत के सब रिश्ते जेल में चक्की पीसेंगे। तो क्या अखिलेश यादव का भी नंबर आ गया है? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को जेल भेजने वाले हैं? क्या अखिलेश यादव जेल जाने वाले हैं? आइए जरा आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या इशारा किया। 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव जेल जा सकते हैं। सीएम योगी ने अपना ब्रह्मास्त्र दाग दिया है दर्शकों, और संकेत मिले कि पूरा सैफई परिवार जेल जा सकता है। मीडिया में भी अखिलेश के जेल जाने की खबरें तैर रही हैं। अगर अखिलेश जेल गए तो उनकी सांसदी चली जाएगी। दरअसल योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान सनसनीखेज खुलासा किया। बयान में बताया कि यूपीएससी भर्ती घोटाले में जांच तेज हो गई है। यह 2015-16 की यूपीपीएससी भर्ती घोटाले का मामला है, और योगी आदित्यनाथ ने कई लोगों के जेल जाने की बात भी कही। योगी ने कहा 2016 एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में घोटाला हुआ, और एक व्यक्ति 8 जगह पर नौकरी करके पैसा ले रहा था। 2016 की ये भर्तियां अखिलेश सरकार के दौरान हुई थी। योगी ने कहा भर्ती प्रक्रिया में धांधली करने वालों को बख्शेंगे नहीं। एक परिवार के लोग पैसा लेकर भर्ती कराते थे, जनता को लूटते थे। जांच की जाएगी और महाभारत के रिश्ते बाकी का जीवन जेल में ही बिताएंगे। इशारा क्या यादव परिवार? क्योंकि योगी का एक परिवार वाला इशारा अखिलेश यादव की तरफ जाता है। इसी से सवाल उठे, क्या अखिलेश यादव को जेल भेजने की तैयारी है? क्योंकि हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला को ऐसे ही मामले में 10 साल की सजा हुई है, और अगर अखिलेश फंसे तो उन्हें भी 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ ने इशारों में क्या कहा है, सुनिए जरा। भर्ती की प्रक्रिया में भी ऐसे ही होता था, और किस प्रकार की भर्तियां होती थी। हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे, और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे। जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली, वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने। चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे थे। योगी आदित्यनाथ ने सीधा कहा कि कारनामे ही ऐसे थे, लेकिन आज अखिलेश यादव ने उस पर सफाई दी। सफाई देकर भी वो फंस गए। उन्होंने कहा एक नाम, नियुक्तियां अनेक, और इस व्यक्ति का नाम बताया और एक्स पर यह पोस्ट किया। लेकिन दर्शकों, ये पोस्ट
अखिलेश यादव ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अखिलेश यादव इसे लेकर अब बुरी तरह फंस गए। कैसे फंस गए, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। योगी के जेल वाले इशारे ने अखिलेश की धड़कनों को बढ़ा दिया। तुरंत अखिलेश ने योगी को घेरने के लिए एक्स पर पोस्ट कर दिया, लिखा नियुक्तियों का काम भी जुगाड़ आयोग करने लगा है क्या। अखिलेश ने बताया कि एक आदमी 6 जगह नौकरी करता था, लेकिन अखिलेश यादव खुद ही अपने जाल में फंस गए, क्योंकि आरोपी अर्पित सिंह 2016 में भर्ती हुआ था, यानी जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब इस फर्जीवाड़े की शुरुआत हुई दर्शक। और अर्पित ने फर्जीवाड़ा कर एक ही नाम से 6 जिलों में नौकरी की और 9 साल तक हर महीने 69,595 रुपए सैलरी ली। अर्पित ने 9 साल में सरकार को 4.5 करोड़ का चूना लगा दिया। हालांकि 6 नौकरी करने वाला अर्पित अब फरार हो चुका है, जबकि खुलासा होने के बाद योगी ने 3 सदस्यीय जांच टीम बना दी है। अब योगी सरकार ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा कर कार्रवाई भी की है, और अगर कार्रवाई होगी तो अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ सकती है। लिहाजा इस मामले में अब राजनीतिक द्वंद्व भी काफी तेज हो गया है, और इस मामले को लेकर वार पलटवार भी शुरू हो गया। कौन क्या कह रहा है, सुनवाते हैं आप। 2016 में जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश में भर्तियों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इतनी परतें हैं भ्रष्टाचार की कि रह रह करके निकल करके सामने आ रही है, और आज जब उनके भ्रष्टाचार की परत निकल करके उनको आईना दिखा रही है, तो बड़ी बेशर्मी के साथ वो इसको भी उपलब्धि बताने का काम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं कितने पेपर लीक हुए, क्या कार्रवाई हुई, कितनों को जेल भेजा। विधान परिषद की भर्ती में माननीय न्यायालय कहता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय चली जाती उस जांच को रोकने के लिए। किसको जांच से घबराहट है। देखा आप, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के कारनामे सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। यूपी में क्या किया है ये देख रहे हैं आप। महिलाओं बच्चों पर हमला हो गया, फुल फ्रेम दिखाइए, फिर बताऊंगा आपको कि हुआ क्या, कैसे लाठी डंडे एक दूसरे पर बरसाए गए। देखिए जरा भाई, ये देखो पूरी भगदड़ है, कोई किसी का सुनवाई नहीं है। ईटा पथराव सर से, बामू से, बेड से, ना लेडीज देखा जा रहा है ना चौहान लोग हैं। भाई ये देखो पूरी भगदड़ है, कोई किसी का सुनवाई नहीं है, चौहान लोग हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये तस्वीर आपने देखी, लेकिन एक सीसीटीवी है, देखिए जरा, एक दादा को मारा जा रहा है यहाँ, और ये भी रुके नहीं है। देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए कैसे हमला किया गया। में ये सब हुआ है दर्शक, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब मैं आपको बताने वाला हूं ये पूरा मामला क्या है। इस मामले को लेकर एक शख्स मोबाइल में वीडियो बनाता है और वो क्या क्या दिखाता है सुनवाता हूं जरा आपको मैं। भाई ये लाल तिवारी रोड पे जंग चालू है, ये बामू और ये देखो पूरी भगदड़ है, इधर कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई किसी का सुनवाई नहीं है। ईटा पथराव ये देखो से देखा आप, जबरदस्त बवाल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन है मैं आपको बताता हूं। ये इसका नाम है संजय चौहान और ये समाजवादी पार्टी का नेता है। इसी पर गंभीर आरोप लगे और कहा गया कि इसी ने पूरी हिंसा करवाई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर मुंबई के कांदीवली इलाके में हुआ क्या है, आइए जरा दिखाते हैं आपको। कांदीवली में महिलाओं और बच्चों पर हमला किया गया, जैसा आप देख रहे हैं। लोगों को घरों से खींचकर बेरहमी से पीटा गया, लोगों को लाठी डंडे ईंट पत्थरों से पीटा गया है। इस हमले के पीछे एसपी नेता का नाम सामने आया है, संजय चौहान, जो समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता बताया गया। आरोपी ने जमीन कब्जाने के लिए यह हमला करवाया है ताकि लोगों को डराकर जमीन पर अतिक्रमण कर सके। हालांकि हमले के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन घटना ने एसपी की साख पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं
योगी सरकार पर सवाल उठाने वाले अखिलेश अब तक चुप हैं। अपने नेता के कारनामे पर कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं की है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ हंगामा यहां नहीं हो रहा है, हंगामा तो कर्नाटक में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, क्योंकि वहां पर गणेश विसर्जन से कुछ नफरतियों को परेशानी होने लगी है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कर्नाटक की। देख रहे हैं आप, ये मांड्या कर्नाटक है। गणेश जी की झांकी विसर्जन के लिए निकाली जा रही थी। देखिए जरा कैसे पत्थरबाजी हुई, सुनिए जरा। देखा आप, यहां पर जबरदस्त पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि पत्थरबाजी के बाद यहां पर गुस्से में थे हिंदूवादी संगठन और उन्होंने नारेबाजी की। सुनिए जरा। दिखाता हूं कि ये आगजनी होने लगी, यानी प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और विरोध में आप देखिए, हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि हम अपना त्योहार भी शांति से नहीं मना पा रहे हैं। देखिए जरा कैसे हंगामा हुआ। जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और इस दौरान लाठी डंडे भी चले और इस प्रदर्शन में कैसे कई लोग घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है। देखिए कई लोग घायल हो गए और इस प्रदर्शन में कहा यही जा रहा है कि हम अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन लाठी डंडों से हमें मारा गया। कंप्लेंट लिखाना सब चिट्ठी में अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, कुछ और लोग हैं जिनको गंभीर चोट आई है। वो देख रहे हैं आप, किसी के सर में चोट आई है, किसी का सर फूट गया। कई लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि हम पर जबरदस्त हमला किया गया। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। घायलों का इलाज जारी है और उधर पुलिस ने एक्टिव हो गई ड्रोन से। बुरहानपुर में देखिए आप, एमपी पुलिस ड्रोन से नजर रख रही है। यानी एक तरफ मांड्या में हंगामा हुआ और दूसरी तरफ बुरहानपुर में भी नफरती लोगों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। देखा आप, यहां पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है, लेकिन दोनों ही जगह पर कैसे नफरती गैंग एक्टिव हो गया, आइए जरा बताता हूं मैं आपको। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान बवाल हुआ और जुलूस में जैसे ही राम रहीम नगर में मस्जिद के सामने पहुंचा, मस्जिद से जुलूस पर पत्थरबाजी हो गई। इसके बाद जुलूस में मौजूद लोगों ने भी पत्थर से जवाब दिया। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों के बीच हाथापाई हो गई। गणेश विसर्जन के दौरान पथराव की घटना से इलाके में तनाव बढ़ गया। पत्थरबाजी के वक्त पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। मस्जिद से पथराव के बाद हिंदू पक्ष के लोग काफी गुस्से में थे। जुलूस में शामिल लोग पुलिस से भी भिड़ गए। पथराव को लेकर पत्थरबाजों पर एक्शन के लिए दबाव बनाने लगे। पत्थरबाजी की घटना में 8 लोग घायल हुए हैं दर्शकों, और पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में 2 FIR दर्ज कर ली है। शांति बनाए रखने के लिए BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। हिंदू संगठनों ने पत्थरबाजी के विरोध में उग्र प्रदर्शन भी किया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। कर्नाटक बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और मांड्या में पिछले साल भी गणेश विसर्जन के दौरान ऐसी ही हिंसा हुई थी।
अब इधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा हुई है। बुरहानपुर के बिरोदा गांव में गणेश विसर्जन हो चुका था। चंद्र ग्रहण के चलते गणेश प्रतिमा का विसर्जन आज होना था। गणेश पंडाल के सामने हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। इसी दौरान एकाएक पथराव शुरू हो गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि लाठी और तलवार से भी हमला किया गया। इसी को लेकर इलाके में तनाव बढ़ गया। तनाव बढ़ा तो मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को कंट्रोल किया गया। हिंसा में करीब 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। स्थानीय विधायक अर्चना चिटनिस ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे इस पूरे मामले पर जो लोग घायल हैं वो सीधे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पुलिस क्या करे, सुनिए जरा। जैसा हनुमान चालीसा चालू हो गया वो मतलब खत्म हो गया तो हम जाने लगे। उतने में उन लोगों ने मतलब रोका और डायरेक्ट लट चालू कर दिए और उसमें मेरे को एक लट बैठा, मैं उनको समझा रहा था। मेरे साथ में पुलिस वाले भी थे, मेरे साथ में पूरे पुलिस वाले की धार थी, लेकिन उसको प्रशासन को भी नहीं मान रहे थे वो लोग। हम गणेश जी के इसमें थे, जुलूस में थे और अचानक से पथराव हो गया और हम पे पथराव आ गया। यही पथराव जरूर हुआ है और इस कारण जो है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस ने उनमें से 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ FIR की जा रही है। अब दर्शकों आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर ले चलता हूं। वहां पर भी भारी बवाल हुआ है, देख रहे हैं आप। कानपुर में सिर तन से जुदा के नारे लगे। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। शिया और सुन्नी समुदाय के बीच विवाद हुआ और उसके बाद सर तन से जुदा के नारे लगे, लेकिन माहौल को देखते हुए तुरंत पुलिस पहुंची और मौलाना साहब को लेकर आई और शांति की अपील की। सुनिए जरा। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। यहाँ पे जो लोग हैं भीड़ बिल्कुल न जमा करें। इसलिए प्रशासन से बात हो गई है, जिन्होंने ये हरकतें की है इंशाअल्लाह वो अंदर जाएंगे और उनको पकड़ लिया गया है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश की सियासत में क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। एनडीए और इंडी ब्लॉक सामने आ गया है, दिखाते हैं आपको। कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है और नंबर गेम बदल गया है। दर्शकों बताता हूं आपको, पूरी तैयारी है। इधर आप देख रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार हैं और इधर इंडिया अलायंस की तरफ से रेड्डी साहब को मैदान में उतारा गया है और उनका कहना है कि इस बार जिसमें दम होगा वही जीतेगा। लेकिन इसके लिए कैसी तैयारी की जा रही है दिखाता हूं। आप दिखाइए जरा। बैठक हो रही है, एनडीए सांसदों की बैठक है। फुल फ्रेम दिखाइए और पूरी तस्वीर में आप देखिए तमाम सांसद पहुंचे हुए हैं और एनडीए का दावा है कि जीत उनकी होगी, नंबर में वही आगे हैं। अब इधर एनडीए की बैठक हो रही है और इधर देखिए अखिलेश यादव, शरद पवार, रामगोपाल यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, यानी पूरा इंडिया अलायंस एकजुट हो गया है और आज बड़ी बैठक की है और दावा किया जा रहा है कि इसमें प्लान बनाया गया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। मीटिंग में देखिए आप, ये मॉक पोल हुआ है, यानी जब वोटिंग की जाएगी, सांसद वोट करेंगे तो उन्हें बताया गया है कि आपको कैसे करना है और इसके लिए आज ये पूरी तैयारी की है और इस बैठक से ये तय हो गया है कि दोनों ही दल, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस, पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की 140 करोड़ जनता को जिस पल का इंतजार था, जिस कुर्सी के लिए एनडीए और इंडी ब्लॉक में नंबर गेम का खेल चल रहा था, उस चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ एनडीए से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, तो उन्हें टक्कर देने के लिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा है और अंतरात्मा के आवाज का सहारा लेकर अपनी संख्या बढ़ाने का दांव चला है। यहाँ केवल उपराष्ट्रपति के लिए वोट नहीं है, यहाँ भारत की आत्मा के लिए वोट है।
फाइट बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यही वो चुनाव है जिसमें किसका खेमा मजबूत और किस गुट में फूट का पता चलने वाला है। उपराष्ट्रपति की जंग होने वाली है और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो रहा है, इंडिया अलायंस क्या तैयारी कर रहा है, आइए जरा आपको बताता हूं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है, देख रहे हैं आप, पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन इधर एनडीए है और उधर इंडिया अलायंस, दोनों तरफ सरगर्मी तेज है। किसकी जीत किसकी हार, ये नंबर गेम पर आकर टिक गई है। इंडी गठबंधन के सांसद इस चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं और ऐसे में विपक्षी सांसदों को वोट डालने की प्रक्रिया समझाई गई। देख रहे हैं आप, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मॉक पोल कराया गया। मतदान के दिन विपक्षी सांसदों से कोई गलती ना हो जाए, इसके अलावा इंडी गठबंधन की निर्दलीय सांसदों पर भी नजर है, जिसकी भनक लगते एनडीए गुट वोटिंग से पहले अलर्ट हो गया है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग कई बार बना बनाया खेल बिगाड़ देती है और किसी भी चुनाव में ये नियम दोनों गुट पर लागू होते हैं। लेकिन नंबर गेम क्या है, आइए जरा मैं आपको नंबर गेम बताता हूं। ये देखिए, लोकसभा में 293 एनडीए के पास, इंडी के पास से 234 और अन्य हैं 15 पर, और इधर राज्यसभा में 132 हैं एनडीए के पास, इंडिया अलायंस के पास हैं 77 और अन्य के पास से 30। नंबर गेम में एनडीए आगे, यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य वोटिंग करते हैं। इस लिहाज से एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन साहब, पलड़ा भारी है इनका, और इस समय राज्यसभा में 293 और लोकसभा में 239 और लोकसभा में 542 सांसद हैं। जीत के लिए 391 का आंकड़ा जरूरी होता है, जबकि एनडीए के पास 425 सांसद हैं। बड़ी बात तो यह कि एनडीए उम्मीदवार को कुछ अन्य दल भी वोट कर सकते हैं। हालांकि नवीन पटनायक की बीजेडी और केसीआर की बीआरएस ने किनारा कर लिया है। इस जीत के लिए आंकड़ा अब 386 होगा, जिससे समीकरण बदल गया है और पूरी तैयारी इसी को लेकर की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं वोटिंग को लेकर, वोटिंग से पहले कैसे सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनिए जरा। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होने जा रहा है और कल हमारे सभी इंडिया के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से दिल्ली आ रहे हैं और हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है, इसीलिए हमारे आदरणीय राधा कृष्णन जी अच्छे वोट से चुनकर आएंगे और इसीलिए मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मैं राधा कृष्णन जी को वोट दे दूंगा और हमारी सीट जीत कर आएगी। एकजुट रहेगा, पूरा एकजुट रहेगा और बहुत ही आप देखेंगे क्योंकि अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, इसीलिए मॉक ड्रिल कराई गई थी जिससे कि कोई भी संभावना गलत वोटिंग की ना हो पाए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक आपके काम की खबर दिखा रहा हूं। क्या आपके घर में भी बम है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि एक जगह जबरदस्त हादसा हुआ। दिखाइए जरा, हरियाणा के फरीदाबाद में देख रहे हैं आप, एक घर में जोरदार धमाका और आग की लपटें। ये धमाका हुआ है घर में लगे एसी में, बाहर जो कंप्रेसर होता है उसके फटने की वजह से आग लग गई है। देखिए जरा आप, का नंबर ढूंढना है। अरे करा मैंने, देखा भयंकर आग लगी है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये जो हादसा हुआ है, ये फर्स्ट फ्लोर पर जहां कंप्रेसर था वहां पर हादसा हुआ, लेकिन इसकी लपटें सेकंड फ्लोर तक पहुंच गई हैं। देख रहे हैं आप, यानी ये आग जैसे ही लगी अफरा तफरी का माहौल हो गया। कमरे में, बेड में। भगवान बचा लो यार हमें। मेरा सब जल, मेरा सब। अब मैं आपको बता दूं दर्शकों, इस हादसे में परिवार खत्म हो गया। सचिन, उनकी बेटी सुजान की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि यह हादसा बहुत गंभीर है, क्योंकि हर आदमी इस तरह के हादसे के लिए पूरी तरह से तैयार रहे, क्योंकि अगर आपने जरा सी लापरवाही की तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। लेकिन एसी में धमाका कैसा हुआ, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ। 4 मंजिला इमारत में एसी का कंप्रेसर फट गया है। सोचिए आप जरा, बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर एसी ब्लास्ट हो गया। धुआं पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंच गया। दूसरे फ्लोर पर रहने वाले दंपत्ति और उनकी बेटी की मौत हो गई।
दम घुटने की वजह से पति, पत्नी और बेटी तीनों की जान चली गई। बेटे ने किसी तरह खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। धुआं फैलने के बाद परिवार ने छत पर जाने की भी कोशिश की, लेकिन छत का गेट बंद होने की वजह से वो ऊपर नहीं जा पाए। घटना फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी की है। सुबह 3 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट के बाद एसी फट गया। आग लगने के बाद पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को खबर दी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही तीनों की जान चली गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। सचिन कपूर, उनकी पत्नी और बेटी सुजान के इस हादसे में जान चली गई। सचिन कपूर पिछले 5 साल से इसी बिल्डिंग में रहते थे और सचिन स्टॉक ट्रेडिंग का काम करते थे। बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला का आरोप है कि हमने बिल्डिंग के मालिक से वायरिंग चेंज कराने की मांग की थी। वो कुछ दिन में वायरिंग बदलवाने की बात कहते रहे, लेकिन उससे पहले ही हादसे ने 3 लोगों की जान ले ली। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मसले को लेकर क्या कह रहे हैं आसपास रहने वाले लोग, सुनिए। नियर अबाउट 1:30 बजे के करीब एसी ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता ही नहीं था। ये 2-2:30 बजे करीब पता चला था कि आग लगी है। बाद में चिल्लाने की वजह से ऊपर बचाओ, तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो आईसीयू में अभी, तो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तो अब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतनी देर में सब चले गए, भैया भी बेटी भी। आग लगी एसी में, तो वो मैडम की आंखों खुल गई, तो उसने अपने बच्चों को उठाया, कहते चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो। बच्चे उठ गए तो बाहर निकल गए। तो फिर वो सेकंड वाले ऊपर देख रहे थे, लेकिन बाहर से लॉक लगा हुआ था, तो वो बाहर निकलने की वजह से अंदर ही धुएं में मौत हो गई उनकी। आपसे यही अपील करते हैं कि आप भी थोड़ी सी सावधानी रखें और अपनों का ख्याल रखें। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। हम में से ज्यादातर लोग भगवान से यही मांगते हैं कि हमारे सभी दुखों को दूर कर दो, लेकिन श्री रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कविता लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से, मुझे बचाओ त्राण करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ या व्यथित हृदय का ताप मिटाओ। दुखों को मैं स्वयं जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो। इतना हे भगवान करो। मेरी हिम्मत टूट ना जाए, कोई जब ना मदद को आए। अपने मन में हार न मानूं, ऐसा नाथ विधान करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। इसलिए आपको भी यही कहेंगे कि कैसी भी विपत्ति आए, अपना लक्ष्य आपको निर्धारित करना है और आगे बढ़ना है। भारत की बात है मैं इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH